हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म गुजर्स मिशन एजुकेशन। और आज क्लास 10th वालों, तुम सभी के सामने तुम्हारा डिमांडेड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हाजिर है। इस शॉर्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे एंड आई होप कि आपको एंड तक ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉपी पेन लिए बना प्लीज बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि ये फिजिक्स है, आसानी से समझ में नहीं आएगी। चलो, बिना किसी देरी के सबसे पहले अपना चैप्टर शुरू करते हैं। टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर एक डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, हर एक फॉर्मूला को पढ़ेंगे एंड इसके बाद में ये चैप्टर आपको प्रॉपरली फुल प्रूफ तरीके से रिवाइज होने वाला है, दैट्स माय गारंटी। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है, या इस रिविजन शॉर्ट के अंदर कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि जो आपके चार्ज भैया हैं ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कैसे इससे आगे की चीज़ें लिंक होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ते हैं करंट के बारे में, ठीक है, करंट एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ये सब चीज़ें। और इसके बाद में आप लोग पढ़ने वाले हैं आफ्टर करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, ये हम लोग बड़े आसानी से तौर तरीके से इसको क्लियर करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में हम लोग क्लियर करने वाले हैं ओम्स लॉ को। ये ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ में ही एक टर्म आती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद आता है कि ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में मेजर डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग क्लियर करेंगे। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर आप लोग जूल्स लॉ वगैरह भी पढ़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसी की एप्लीकेशंस, जूल्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, और जूल्स लॉ की एप्लीकेशन के बाद में आप लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फ्लो चार्ट रहने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चार्ज है ये एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, चार्ज चार्ज बेसिकली एक ऐसी फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अगर हम उसको मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि चार्ज मेरी एक ऐसी फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी सब्सटेंस किसी भी उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जहां पर जब हम उसको इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 कूलम्ब, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका होता है बेसिकली चार्ज। चार्ज आपके दो तरीके के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव। और ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपका दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। चार्ज बेसिकली एक ऐसी फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो, ठीक है। Q से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैंने क्या बोला? रेट। कभी भी अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में रेट नाम सुनते हैं, रेट ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि डिवाइड में टाइम। क्या बोला मैंने? कि फिजिक्स की या फिर साइंस की लैंग्वेज में अगर आपके पास कहीं भी वर्ड आता है रेट, तो इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट वो है जो बेसिकली रेट है किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के पास से, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने? कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिसमें कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपका रिप्रेजेंट करता है करंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई होता है आपका करंट, और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है एस आई यूनिट, ये आपकी होती है एम्पेयर। एम्पेयर
ए से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला निकल कर आता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में T, यानी कि 1 सेकंड के अंदर आप 1 कूलम्ब चार्ज को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। I मीन्स करंट। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको डिफाइन करना है 1 एम्पेयर। डिफाइन करो कि 1 एम्पेयर बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर I इज द करंट। करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पेयर, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। तो जब आपका 1 एम्पेयर ऑफ करंट, बेसिकली आपका 1 एम्पेयर ऑफ करंट कब होगा, जब आपका 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेगा, तो आपका 1 एम्पेयर का करंट वहां पर फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पेयर। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब आपका चार्ज टाइम किसी भी टाइम रेट के अंदर फ्लो करता है, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है ये बताती हूँ। देखो कंडक्टर, कंडक्टर के बाद आप लोग पढ़ते हैं इंसुलेटर, एंड देन हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको देखने को मिलता है। इंसुलेटर आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि करंट को नहीं करते हैं अलाउ अपने पास से फ्लो होने के लिए। कॉपर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और इंसुलेटर का रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो कि जिनके पास से आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है, वो आपके होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। और इन्हीं की बीच की रेंज में आप लाए करते हैं सेमीकंडक्टर्स। वो क्या होते हैं इतना पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आते हैं वापस इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट आपका वो रेट होता है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर, और इसके साथ साथ इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q बाय T। आपको डिफाइन करना है 1 एम्पेयर, वो मैंने बता दिया कि जब आपका 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करता है, तो वो आपका बनाता है 1 एम्पेयर, यानी कि 1 एम्पेयर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि आप 1 यूनिट चार्ज के ऊपर जो काम कर रहे हो, और क्या काम कर रहे हो, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आने में। यानी कि मेरे पास एक चार्ज है जो कि मेरा इस पॉइंट पर रखा है, और मेरे को उसको इस पॉइंट पर लेके आना है। तो अगर मेरा ये ठीक है, ये मेरा 1 कूलम्ब का चार्ज हो गया है, दिस इज माई 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। जब इसको मैं लेकर आऊंगी इस पॉइंट तक, और इस इतनी दूरी कवर करने के लिए, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको लाने के लिए, इस चार्ज को लाने के लिए, बेसिकली मैंने जितना भी काम किया है, दैट इज व्हाट, दैट इज माई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय V, रिप्रेजेंटेड बाय V, दैट इज वोल्ट। वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। क्या वर्क डन, किसके ऊपर वर्क डन, जब आप एक चार्ज के ऊपर वर्क डन करते हो। एक चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए आप जितना इस पर काम कर रहे हो, ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना काम कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वोल्ट से। इसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी वोल्ट। यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। वेरी वेरी इजी। ये आपका बेसिकली हर एक ऐसा यूनिट पर क्वेश्चन बनता है कि आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट, 1 कूलम्ब, 1 एम्पेयर होता क्या है। तो क्या है, आपको फॉर्मूले को याद रखना है, और उस पर याद रखना है कि जब आपका 1 जूल ऑफ वर्क आप कर रहे हो 1 कूलम्ब को लाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आपका बैठ जाता है 1 वोल्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, देखो रेजिस्टेंस आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट से चिढ़ती है, ठीक है। इट इज वेरी एनवी और एनवियस ऑफ करंट। ये करंट से चिढ़ती है, और ये क्या करती है, ये करंट को आगे जाने से हमेशा रोकती है। अगर करंट जाएगा कभी भी आगे, तो इसको रोकने का काम रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज वेरी एनवियस ऑफ करंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपकी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने पास से पास करवाता है। अब रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो कि अपोज करती है। अपोज मतलब रोकना, ठीक है, जो कि अपोज करती है
किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक करंट आपका पास हो रहा है वो रेजिस्टेंस के थ्रू अपोज किया जाता है, ठीक है। दिस इज योर रेजिस्टेंस, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम, OHM, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कुछ इस टाइप के सिंबल से, और ये आपकी होती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट से जलती है एक तरीके से, और वो करंट को आगे जाने से रोकती है, ठीक है। और ये आपकी वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि अपोज करती है, क्या अपोज करती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट जा रहा है तो उसको रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने के जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला आपका होता है लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर, किसी भी वायर की जो लेंथ है वो आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है। दूसरा आप लोग पढ़ते हैं एरिया के बारे में, एरिया ऑफ वायर, ठीक है। और तीसरा आपका होता है मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। अब देखो लेंथ बेसिकली क्या होता है? किसी भी वायर के अंदर वायर की जितनी भी लेंथ है वो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। डायरेक्टली मतलब जितना मेरा लंबा वायर होगा उतना ही लंबा, उतना ही ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस उसमें होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर के, जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब आते हैं एरिया के ऊपर, जितना ज्यादा मोटा, एरिया मतलब वायर का मोटापा, वायर की मोटाई, ठीक है। अब वायर मेरा जितना ज्यादा मोटा होगा, वायर मेरा जितना ज्यादा थिक होगा, उतना ही ज्यादा देखो रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। जितना ज्यादा मेरा एरिया होगा उतना ही कम मेरा रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने यहाँ से आपको दो बातें बोली, पहला कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और दूसरा मैंने आपको बोला कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। अब यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। दिस इज द बेसिक थिंग जो मुझे मेरे इन फैक्टर्स के थ्रू मिल गई है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेंथ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वायर रेजिस्टेंस, और उसके बाद में एरिया ऑफ द वायर जो कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर किसका यूज करती हूँ? रो का यूज करती हूँ, और L अपॉन में A विल बी सेम, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये जो रो आया है दिस इज अ न्यू थिंग विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस रो को मैं बोलूंगी रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होती है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई होप आप लोगों को फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। पहला फैक्टर इज लेंथ ऑफ द वायर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लेंथ उतना ही कम रेजिस्टेंस। इसके बाद में एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम वायर जितना ही कम एरिया उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस। इसके साथ में ये आपको मिल गया फाइनलाइज फॉर्मूला विच सेज कि एरिया लेंथ ये आपके इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग रो को लगाते हैं विच रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब आते हैं कि रेजिस्टिविटी आपकी होती क्या है। देखो रेजिस्टिविटी आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वायर के अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या डिटरमाइन करती है, क्या बताती है कि कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो उसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। समझ में आया? तो ये आपकी होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट, या इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम मीटर से, और क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी वायर की, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये है आपका रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, तो रेजिस्टेंस आपका एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एंड रेजिस्टिविटी आपका हो जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो इसको आप कुछ ऐसे तरीके से भी समझ सकते हैं, इफ आई टेल यू कि जो मोटा आदमी है, मोटा आदमी इज रेजिस्टेंस एंड उसका मोटापा इज रेजिस्टिविटी। तो मोटा आदमी क्या है? वो उसकी फिजिकल थिंग होगी, फिजिकल अपीयरेंस हो गई, वो उसका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन मोटापा जो है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, जिसकी वजह से बेसिकली वो मोटा है, ठीक है। तो जो आपका इंट्रिंसिक कॉज होता है वो आपका जो मोटापा है बेसिकली वहां पर, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, एंड आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में मेजर डिफरेंस आपका होता क्या है, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम,
ठीक है। और इसके बाद में जो रेजिस्टिविटी की आपकी ऐसी यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ये दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं आपके किसके, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच के, जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। ये आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा यूनिट में डिफरेंस बता दिया। और इसके बाद में जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, वायर के एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका रेजिस्टिविटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ मटीरियल या फिर नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका जो वायर है वो किस नेचर का बना हुआ है। इसके अलावा रेजिस्टिविटी किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ के ऊपर, ठीक है। ओम्स वाज बेसिकली अ साइंटिस्ट जिन्होंने बेसिकली आपको एक लॉ दिया है, और वो लॉ आपको किस किस का रिलेशन बताता है, वो आपको रिलेशन बताता है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आपका ओम्स लॉ बोलता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो करंट आपका फ्लो करेगा कंडक्टर के पास से, कंडक्टर के अंदर जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या बोला मैंने कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मेरा कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर लगा देती हूँ आर, दिस इज माई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और यहाँ पर जो आर है दिस इज माई रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट को आगे जाने से रोकती है, करंट को अपोज करती है। आई इज द करंट, ठीक है, एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका होता है ओम्स लॉ, जो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में आपके पास है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो ये आपकी प्रॉपर वेट, अच्छा ये आपका बेसिकली एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है, दिस इज द सेल या फिर बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपके एंड से इधर से आपका करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। दिस इज द बल्ब, दिस इज द एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू करंट आपका फ्लो होता है। और दिस इज द स्विच, ये क्या है आपका स्विच है। अब मैंने क्या बोला कि ये मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, बेसिकली ये मेरा प्रॉपरली फुली आपको एक डायग्राम बना दिया गया है। अब दिस इज माई कंटिन्यूस पाथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका होता है वो कंटिन्यूटी अगर आपकी हो रही है किसी भी इस पूरे फिगर के अंदर कंटिन्यूस पाथ है आपका, अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। अगर सर्किट आपका यहाँ पर भी ब्रेक हो गया तो आपका जो स्विच है वो ऑन नहीं होगा। कंटिन्यूस एक तो पाथ होना चाहिए सर्किट के अंदर, और ये आपका डायग्राम है जिसके थ्रू आपको चीजें पता चलती हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बेसिकली आप बेसिकली इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इससे आगे बताती हूँ मैं आपको, ये आपके कुछ सिंबल्स हैं, दीज आर द सिंबल्स जो कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हुए यूज करते हैं। पहला इज इलेक्ट्रिक सेल, ये इलेक्ट्रिक सेल होता है जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल आपस में जुड़ते हैं तो ये आपका बैटरी कहलाता है। दिस इज द स्विच विच इज ओपन, मतलब यहाँ पे जो स्विच है वो ओपन है, यानी कि यहाँ पर आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये बंद नहीं है, लेकिन ये क्लोज्ड है, यहाँ पर आपका करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इसके बाद में ये वायर जॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कनेक्शन क्या क्या किस तरीके का होता है, बेसिकली कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका होता है दो तरीकों का, पहला आपका होता है सीरीज और दूसरा आपका होता है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। अब आप यहाँ पे जो आपको मेजर चीज याद रखनी है दैट इज योर डेरिवेशन, ठीक है। सीरीज के अंदर आप क्या देखते हो, सीरीज के अंदर आपका कुछ इस तरीके का कनेक्शन आपका होता है, ठीक है। इस तरीके का कनेक्शन आपको देखने को मिलता है किसमें, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस। सीरीज के अंदर आपका जो करंट होता है, जो आई होता है वो सेम होता है। हर एक बल्ब के अंदर, हर एक चीज़ों के अंदर, बैटरी के अंदर आपको करंट जो है वो सेम देखने को मिलेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करता है। अब मैं क्या करती हूँ इसकी डेरिवेशन के लिए, आइए इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं साथ के साथ में। डेरिवेशन क्या होती है इसकी, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, जो चीज़ डिफर कर रही है उसको लिख दो, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। अब हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज इक्वल्स टू, हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज इक्वल्स टू आई आर, क्या, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, पता है मेरे को ये चीज़। अब v1 मेरा क्या हो जाएगा, मैं v1 को बोल सकती हूँ आई R1, ठीक है, क्योंकि करंट तो सेम है ऑलरेडी तो उसको तो मुझे चेंज करना है नहीं। v2 मेरा हो जाएगा आई R2
और V3 मेरा हो जाएगा IR में 3। ठीक है, ये मेरी V की कन्फिगरेशंस है। V1 V2 V3 की जगह पर मैं ये कन्फिगरेशंस लिख देती हूँ, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, यहाँ से मैं I कॉमन ले लेती हूँ, तो V इज इक्वल्स टू I मैंने कॉमन ले लिया और मेरा बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके बाद में I को मैं इधर अगर लेकर जाऊंगी तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, V अपॉन I अगर मैं वापस से इस वाले फॉर्मूले पर आऊं और I को इधर लेकर जाऊं तो मेरा क्या होगा, V अपॉन I विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि V अपॉन I को मैं R लिख सकती हूँ, यानी कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस में है R3। तो इस तरीके से मेरे को सीरीज के डेरिवेशन के थ्रू मिल गया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये मेरा सीरीज का हो जाता है। अब हम लोग आते हैं पैरेलल के ऊपर। जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं, जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन के अंदर चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, इधर पैरेलल कनेक्शन के अंदर कुछ इस तरीके का आपका सर्किट होता है। ये आपका कनेक्टेड हो गया बैटरी से, यहाँ से आपके इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है वो कनेक्टेड होती है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका करंट है, करंट डिफर करता है, करंट डिफर्स, और इसमें वोल्टेज जो है वो आपका सेम रहता है। क्या बोला मैंने, अगर मैं सीरीज की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, सीरीज की, और मैं पैरेलल की बात करती हूँ, तो देखो सीरीज के अंदर मेरे को बड़ी सिंपल सी चीज देखने को मिल रही है कि जो मेरा वोल्टेज है वो डिफर करता है। ठीक है, लेकिन जो मेरा करंट है दैट इज सेम। ठीक है, अब पैरेलल के अंदर जो मेरा आई है, जो मेरा करंट है, ये मेरा सेम। देखो पैरेलल के अंदर मैं अगर आ जाती हूँ तो करंट मेरा चेंज होता है और जो मेरा वोल्टेज रहता है वो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, ये मेजर चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। पैरेलल कनेक्शन में दिस इज द वोल्टेज जो आपका सेम रहता है, करंट जो है आपका चेंज होता है। तो मैं क्या करूंगी, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस में है I3। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, V इज इक्वल्स टू IR। यहां से मैं I को क्या निकाल लूंगी, V अपॉन में R। ठीक है, अब अगेन I1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, V अपॉन में R1, क्योंकि V हमारा हर जगह पे सेम रहता तो उसको तो कुछ हम लोगों को रिप्रेजेंट करना नहीं है। तो I1 हो गया I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। I2 आपका हो गया है V अपॉन में R2 और I3 आपका हो गया है V अपॉन में R3। ठीक है, ये आपके तीनों के तीनों आई की वैल्यूज आ जाती हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम फॉर्मूले के अंदर तीनों के तीनों वैल्यूज पुट कर देनी है, वी को कॉमन ले देना है। ले दे के आपके पास जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन में R, जो कि आपका नेट रेजिस्टेंस है, वो आएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये किस में आएगा, ये आएगा आपका पैरेलल में। किस में आएगा, पैरेलल में। तो सीरीज का क्या बताया मैंने, सीरीज का बताया आर नेट, ये टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में आपको देखने को मिलता है 1 अपॉन में R नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो आई होप डेरिवेशंस वगैरह तक सब चीज़ें तक यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जब बहुत देर तक आपके वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो आपको बड़ी सिंपल सी एक चीज़ देखने को मिलती है कि थोड़ी देर बाद में जो आपका स्विच है ना वो वार्म हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पर आपको इसीलिए बेसिकली आप पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट में आप बेसिकली हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से देखते हैं। तो उसके लिए आया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में वो क्यों होती है और किस तरीके से वो प्रोपोर्शनेट करती है उसके साथ में, वो किस तरीके से करती है। देखो हीट जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहला स्क्वायर ऑफ द करंट से, स्क्वायर ऑफ द करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी कि आर, और
टाइम जिससे कि जिस भी टाइम तक वो हीट आपकी फ्लो कर रही है। तो 1, 2 और ये आपका तीसरा फॉर्मूला। तीसरा क्या बोलता है, यही आपको बताता है जूल्स लॉ के बारे में। जूल्स लॉ क्या बोलता है कि जो कंडक्टर के थ्रू आपकी हीट प्रोड्यूस की जा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, उसके रेजिस्टेंस के और उसके टाइम के। ठीक है, ये आपका होता है जूल्स लॉ। अब हम लोग पढ़ते हैं जूल्स लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसके हीटिंग इफेक्ट के लिए। और ये फिलामेंट जो होता है ये आपका टंगस्टन का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो पिघल नहीं सकता है और बहुत देर तक आपको जो है अफेक्ट देखते हैं, मतलब रोशनी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक केटल या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज में अगर हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है आपका वो अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका हीट उसमें प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो जल जाता है इवेंचुअली, और आपको पता लग जाता है कि जो आपकी हीट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज को भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक केटल, जिसको हम लोग चाय बनाने के लिए या फिर वाटर बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं। टोस्टर हो गया, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग यूज़ करते हैं। हीटर, हीटर के अंदर हम लोग नाइक्रोम का यूज़ देखते हैं। ठीक है, नाइक्रोम वायर को हम लोग देखते हैं। उस तरीके से वो बेसिकली कॉइल शेप में होता है जिसमें कि आपको हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखती है। तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं किसकी, जूल्स लॉ की। इसके बाद हम लोग आते हैं पावर के ऊपर। पावर क्या होता है? बेसिकली पावर है आपका वो रेट, रेट मैंने क्या बताया, डिवाइडेड बाय टाइम। जहां भी रेट आ जाए साइंस के अंदर मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर क्या होता है? रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कि वर्क डन हो रहा है या फिर एनर्जी जो कि हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इन पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी जितनी भी आप यूज कर रहे हो किसी भी टाइम के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड, और पावर की होती है वॉट। ठीक है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वॉट, तो आप लोग बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि मैम जब एक एनर्जी आपकी 1 जूल ऑफ एनर्जी आप जब यूज करेंगे 1 सेकंड के अंदर, तो आपकी 1 वॉट जो पावर है वो वहां पर डिफाइन की जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर। ये कुछ उसके मेजर मेजर फॉर्मूलाज होते हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी वो एनर्जी होती है बेसिकली जो आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ये आपकी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की आप लोग एक कमर्शियल यूनिट और पढ़ते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसमें कि आप लोग पढ़ते हैं 1 किलो वॉट के बारे में, जो कितनी होती है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, एक शॉर्ट में इस चैप्टर को क्लियर किया। किस तरीके से वो बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिकली वो आपका होता क्या है। क्यू से बेसिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसे यूनिट होती है आपकी कूलम्ब। इसके बाद में सेकंड चीज जो आपने पढ़ी वो थी आपकी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली वो क्या होता है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पेयर उसकी ऐसा यूनिट होती है। इसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वोल्ट से, यानी कि वी से। ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में आप लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रिप्रेजेंट करेंगे आर से, लेकिन ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को आगे जाने से आपकी रोकती है। इसके बाद में इसी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टिविटी के बारे में, जिसकी ऐसी यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है? V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, रेजिस्टेंस के अंदर आप लोगों ने बेसिकली इसके फैक्टर्स भी पढ़े थे, जो फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आप ओम्स लॉ पर आए और ओम्स लॉ के बाद आप लोग फाइनली जंप अप कर पाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बेसिकली होता क्या है। इसके सिंबल्स आप लोगों ने कुछ कुछ देखे। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने के बाद आप लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पढ़ा। सीरीज एंड
पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ा, जिसकी मैंने आप लोगों को डेरिवेशंस भी बता दी हैं, फॉर्मूला किस तरीके से डराइव हो वो भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है जूल्स लॉ के बारे में, जूल्स लॉ। उसके बाद आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। एप्लीकेशंस के बाद पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर पावर के बारे में, पावर के बारे में, एंड देन आप लोग इसके ऊपर आए हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है, एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज़ हाउ द फ्लो चार्ट गोज ऑफ योर चैप्टर, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बड़े आसानी से, बड़े रिफ्रेश तरीके से रिवाइज आप लोगों ने इस चैप्टर को किया होगा इस वन शॉट के बाद में। और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी नेक्स्ट डिमांड है अबाउट एनी फॉर्मूला वीडियो या फिर क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके हर एक कमेंट का आंसर किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए गुजर्स मिशन एजुकेशन के चैप्टर को, चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।